नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन हिमाचल पर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम लेकर मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर। दर्शकों, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो इस अमृत से वंचित रह जाते हैं। वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो लगभग 5 में से 3 बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साल 1992 में WABA, WHO और यूनिसेफ के सह प्रयासों से एक वीक को मनाने की शुरुआत की गई। अगस्त के पहले सप्ताह को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष इसका एक विषय रखा जाता है, थीम रखी जाती है। इस साल की अगर थीम की बात करें तो जीवन के सतत शुरुआत के लिए स्तनपान किस तरह आवश्यक है, स्तनपान क्यों आवश्यक है और बच्चे की उसकी न्यूट्रिशन के लिए स्तनपान किस तरह लाभदायक हो सकता है, इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ आज उपलब्ध हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि NH शिमला से आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार दर्शकों और धन्यवाद आपका जी मेरी इतने वार्म वेलकम के लिए और मेरी इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आपने बताया कि अगस्त का जो पहला वीक है 1 से 7 तारीख तक उसको विश्व स्तर पर स्तनपान दिवस या ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जी? WHO ने और सभी वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने 1992 को इस ज़रूरत को महसूस किया और इसको एक सेलिब्रेशन से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत की। इसीलिए इसका एक हर वर्ष थीम भी रखा होता है। जैसे इस साल का थीम है, अगर हम इंग्लिश में कहें तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन द लाइफ एंड स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, जिसका मतलब है कि एक जीवन की स्वस्थ और टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान जरूरी है, जो एक प्रभावी तरीका है और वो उसको हम और प्रभावी और उसको स्ट्रेंथन करें। क्यों करें, इसकी नीड क्यों पड़ी जी? क्योंकि जब हमने देखा जो स्तनपान है, माँ का दूध शिशु के लिए एक अमृत समान है, आपने खुद कहा, तो ये शिशु का पहला अधिकार है और उसको ये अधिकार मिलना चाहिए जी। समय के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी मार्केटिंग होने लगी कि जो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन ये चीज़ें उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती है जी। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन क्या था? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन ब्रेस्ट फीड, कि इसको हम और प्रभावी ढंग से, ताकि हर शिशु तक ये पहुंच सके, क्योंकि उसके बहुत सारे गुण हैं जिसको हम अभी विस्तार में बताएंगे के बारे में, माँ और बच्चे दोनों के। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा स्तनपान के बारे में जानना चाहेंगे कि जो माँ का दूध है उसमें किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं कि बहुत ही आवश्यक क्यों हो जाता है बच्चे के लिए, थोड़ा इस बारे में जानकारी प्रदान करें। देखो जी, हर जो ह्यूमन है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है जी। जो काउ मिल्क है वो काउ के बच्चे के लिए के अकॉर्डिंग बना है जी। उसी तरह जो ह्यूमन का मिल्क है वो ह्यूमन के बच्चे के लिए है जी। इसमें कुछ चीज़ें हम जब मदर का मिल्क बोलते हैं जी, तो ये उस तरह से इसका डिज़ाइन है, नेचर ने बनाया कि उसको वो डाइजेस्ट इजीली हो सके, उसके कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, अगर हम टेक्निकली साइंटिफिक वे में बोलें तो उसको उसकी आवश्यकता अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और एनर्जी, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी आवश्यकता अनुसार प्रकृति ने बनाए हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं काउ मिल्क, बफेलो मिल्क और दूसरे तो इसमें ये कहा जाता है कि जो इसका प्रोटीन का भी अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग में ह्यूमन के मिल्क में वो प्रोटीन होते हैं जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, जिसको हम लैक्टोअल्बुमिन बोलते हैं कि ज़्यादा मात्रा में है, और जबकि काउ मिल्क में केसिन वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है। उसी तरह अगर फैट के कंपोनेंट पे आए तो फैट में जो ह्यूमन मिल्क में होते हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट होगा, जबकि काउ मिल्क में वो थोड़े
लार्जर इसमें है और उसको डाइजेस्ट इजीली नहीं कर सकता। इसी तरह सारे वाटर, एनर्जी की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में लैक्टुलोज एज कम्पेयर टू मिल्क, ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होता है, जो कि उसके ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, इजी अवेलेबल है, नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन नहीं है, और उसको ना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना इसे कोई इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है। जी। तो आपने जैसे बात की कि इजीली अवेलेबल ये दूध होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं आफ्टर डिलीवरी कई महिलाओं में दूध की कमी देखी जाती है या फिर दूध नहीं बन पाता। तो इसके कारणों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माँ का दूध जैसे हमने कहा कि बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी नवजात बच्चे के लिए, और उस ड्यूरेशन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कब शुरुआत की जानी चाहिए स्तनपान की। आपने सही कहा जी कि कुछ महिलाओं में ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 1-2 दिनों में दूध शरीर में नहीं बनता है, एक डिलेड प्रोसेस होती है। उसका जो एक स्मूथ वे में बनने का जो ड्यूरेशन है वो 2nd और 3rd डे है। पहले 2-3 दिनों में कोलेस्ट्रम, पीला थिक दूध निकलता है जी। बेशक वो 1 या 2 बूंद निकले, वो एनफ होता है। वो हाई एनर्जी होती है उसमें, हाई इम्यूनोग्लोबुलिन जो उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स रिच मात्रा में होती है। तो अगर वो नहीं भी पिला सकती हैं तो उसको एक्सप्रेस करके भी दे सकते हैं जी। अब पिलाने की बात आई, अगर डिफ़िकल्टी है तो वो एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हेल्थ केयर में जब तक वो एडमिट है तो ये परिवार की और हेल्थ केयर स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम समझाएं कि दूध ना निकलना एक प्रॉब्लम नहीं है, दूध को कैसे पिलाना है, कैसे प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। अगर वो सही है तो दूध अपने आप वो, जब बच्चा निपल में ब्रेस्ट में लगता है, निपल नहीं एरियोला भी होना चाहिए। कई बार हमें ये होता है कि प्रॉपर लैचिन बोलते हैं, लैचिन मतलब वो ब्रेस्ट में कैसे लगे, तो उसमें निपल और एरियोला का लार्जेस्ट जो ज़्यादातर पार्ट है वो माउथ में होना चाहिए। अदरवाइज निपल में ही होता है तो वहाँ से दूध नहीं निकलता है, तो वो इन्फेक्ट और प्रॉपर पोजीशन होगी तो अपने आप जो लैचिन मेथड है वो अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। तो ये हेल्थ केयर स्टाफ जिस दौरान एडमिट रहती है वुमेन, तो एज ए डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज जो होती हैं वो उनकी मदद करती हैं, और परिवार का भी उसमें पॉजिटिव सपोर्ट रहना चाहिए। हाँ, दूसरे ना निकलने के कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि वो अभी इतनी लेबर पेन से भी निकली हैं, एंजाइटी होती है जी। और तीसरा पेन भी रीज़न हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी हमने मैनेज करना है। पहले 1-2 दिनों में जो भी थोड़ा सा निकलता है कोलेस्ट्रॉल वो बच्चे के लिए एनफ होता है। हमने सब्स्टिट्यूट की भी बात की कि सप्लीमेंट्री हम उनको न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं बच्चे को अगर माँ का दूध अवेलेबल ना हो। तो इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या गाय का दूध बच्चे को दिया जा सकता है, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि अगर माँ का दूध अवेलेबल ना हो तो हम गाय का दूध बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आवश्यक है या फिर किस तरह का न्यूट्रिशन बच्चे को देना चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है जी। अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, मदर इस कंडीशन में नहीं है, तो आप फॉर्मूला फीड पे जा सकते हो। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है, इकोनॉमिक बर्डन है और कुछ ऐसा है, तो लास्ट रिजॉर्ट है काऊ और जो बफेलो मिल्क है जी। पहले हम जो ज़्यादा ज़रूरी है ये देखें कि वो कब शुरू होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही डिलीवरी होती है तो हम कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ शुरू होनी चाहिए, और जैसे ही अब कईयों की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, आधा घंटा और 15 मिनट में भी वो फिट होती है इस चीज़। अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो जैसे ही वो उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो वैसे हो शुरू करवा सकती हैं। तो हम कहते हैं कि आइडियली ये विदिन 1 आवर शुरू हो जानी चाहिए। अब उसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि डिलीवरी है तो जो ब्लीडिंग होने की संभावना जिसको हम PPH बोलते हैं, तो उससे भी ये एक हार्मोन जिसको हम जो ये लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है दूध निकलने का, उसमें एक हार्मोन पार्ट वर्क करता है, उसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं जी।
तो जब बच्चा दूध पीने के लिए सक करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का साइड बाय साइड वर्क है कि वो यूट्रस को भी कंट्रैक्ट करता है, तो माँ को बहुत ज़्यादा खून बहने से भी वो रोकता है। इसलिए हम कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये शुरू हो और फ्रीक्वेंट फीड हो जी। वैसे डिमांड फीड भी है, 8 से 12 टाइम्स पूरे दिन में, और नाइट में 1-2 फीड है जी। जैसे आपने बताया कि आफ्टर डिलीवरी के विद इन 1 आवर उसको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, लेकिन फिर ड्यूरेशन कितनी रखनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि अभी नवजात अगर बच्चा है तो कितने समय में बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए और किस उम्र तक बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए? देखिए, हम समय की बात नहीं कर सकते कि कितने देर तक उसको ब्रेस्ट में लगाना चाहिए। हम कहते हैं ये डिमांड फीड है। जब बच्चा रोता है तो आपको लगता है कि भाई उसको ज़रूरत है ना, उसको आप ब्रेस्ट फीड पे लगाइए, करेक्ट पोजीशन पे लगाइए, और पूरा निपल एंड मैक्सिमम जो एरियोला, जो काला पार्ट होता है बाहर का, वो उसके माउथ के अंदर होना चाहिए। तो आप कैसे देखें कि वो सही है या नहीं? तो जो उसके लिप्स हैं, चिन है, वो ब्रेस्ट में टच होने चाहिए, और उसकी चेस्ट मदर की चेस्ट के साथ टच होनी चाहिए। फिर बच्चा सक करता है, मदर को भी वो थोड़ा सा फील होता है, जो उसका सकलिंग एक्शन उसको फील होना चाहिए। अगर बच्चा अपने आप छोड़ देता है, फिर आप देखो कि ब्रेस्ट खाली है, तो इसका मतलब उसका पूरा हो गया है। अमूमन इसमें ऐसा नहीं है कि घंटों लगते हैं, 8 से 12 मिनट में ये चीज़ हो जाती है। फिर भी एक पीने के बाद बच्चा और रोता है और देखते हैं कि आप ब्रेस्ट खाली है, तो आप दूसरी ब्रेस्ट पे लगा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बारी एक ब्रेस्ट से पूरा दूध पिलाए, अगर उसको आवश्यकता है तो दूसरे ब्रेस्ट पे लगा। ये हम 8 से 12 मिनट में होता है, 8 से 12 मिनट ही 8-10 टाइम जो है वो दिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसको दूसरे उसमें बोलें तो 2-3 घंटे में हो जानी चाहिए। शुरुआत में 3 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और नाइट में 5 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जी जी। और ये एक्सक्लूसिव मतलब नथिंग एल्स देन दिस ब्रेस्ट फीड, कि आप उसको कोई काउ मिल्क ना दें, कोई सप्लीमेंट्री फूड ना दें, और अनटिल अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड अगर उसको कोई बीमारी हुई है, तो 6 महीने तक आपने उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखना है। जो इसके आगे फायदे भी हैं, मदर के लिए भी हैं। अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है तो उसका एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, स्पेसिंग में भी हेल्प करता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि लगभग 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए, और उसके बाद हम सप्लीमेंट या फिर कुछ और सॉलिड्स उसको देना शुरू कर सकते हैं। तो मैम, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं जो न्यूली मदर होती हैं उनको फेस करनी पड़ती है। वो सबसे बड़ी समस्या रहती है डाइजेस्टिव इश्यूज़ की। तो बच्चे को कई बार घर वाले भी कह देते हैं कि बच्चे को शायद माँ का दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है। मदर मिल्क एलर्जी जो है ना, वो बहुत रेयर चीज़ है। ऐसा नहीं है। हमें ये मिसकंसेप्शन भी है, और हमें ये एक ऑल्टरनेटिव होता है कि हम उसको स्विच ओवर करें फॉर्मूला फीड और मिल्क पे। आप उसके कंटेंट को जब आप पिलाते हो तो आप बर्पिंग करना ज़रूरी है बीच बीच में, क्योंकि बच्चा जब दूध लेता है तो साथ में एयर को भी एनगल्फ करता है, और अगर आप नहीं करते तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो वॉमिट करता है, जिससे परिवार वाले परेशान हो सकते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं है। आप जब उसको पिला रहे हो, इन बिटवीन आपको लगता है कि है, तो बीच में भी थोड़ा सा छुड़ाकर बर्पिंग कर सकते हो, पीठ को थोड़ा सा मसाज करनी है। उससे क्या होता है कि स्टमक में जो एक्स्ट्रा जो एयर है ऑक्यूपाइड, वो निकल जाती है, और फीड के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है। आपने इसको ज़बरदस्ती नहीं पिलाना है कि उसका ओवर हो जाए। आप अदरवाइज इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। काउ मिल्क तो, और आपको अगर आप इसके साथ मिक्स करोगे, जो मिक्स फीड बोलते हैं, कि आप 6 महीने से पहले ब्रेस्ट मिल्क भी दे रहे हो, फॉर्मूला या दूसरी है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आपके डायरिया होने के कारण चांसेस को, निमोनिया के चांसेस को, उसकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें कि लगभग 6 महीने तक तो हो सके तो माँ का दूध ही एक्सक्लूसिवली देना चाहिए, और उसके पश्चात ही अगर हम चाहें तो कोई फार्मूला मिल्क या फिर कोई सॉलिड वगैरह अगर बच्चे को देना है तो फार्मूला मिल्क तो आप तभी दो अगर ब्रेस्ट मिल्क
फॉर्मूला मिल्क आपके ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस करता है ना। काउ मिल्क एक एडिड हम 6 महीने के बाद बोलते हैं कि आप ऐसे ना पिलाकर जो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड जो आपने सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है उसके साथ आप यूज़ करके दे सकते हो। आफ्टर 1 ईयर वो फिर उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, तो आप इसको शुरू कर सकते हो। और ब्रेस्ट फीड आप 2 साल और 2 साल के बियॉन्ड तक कर सकते हो, अलॉन्ग विद उसका जो ये सप्लीमेंट्री फूड जो है उसके साथ आप कंटिन्यू रख सकते हो जब तक माँ और बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, इवन आफ्टर 2 इयर्स। इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो हमने एक ड्यूरेशन की भी बात की कि आफ्टर डिलीवरी के विदिन 1 आवर हमें स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए, और लगभग 2 साल या उससे ज़्यादा जितना आप कंफर्टेबल हो तब तक स्तनपान करवाया जा सकता है। अगर इसके बेनिफिट्स की हम बात करें, अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर मदर एंड द बेबी, तो क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो? शॉर्ट टर्म अगर हम बच्चे के लिए करें तो उसको एक सबसे सस्ता, टिकाऊ और नॉन इन्फेक्शियस पूरा एक कंप्लीट पैकेज न्यूट्रिशन का मिल रहा है। उसको जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं कि बच्चे को, अगर मैंने बोला कि जैसे मिक्स फीड, तो उसको डायरिया होने के चांसेस कम है, क्योंकि मदर के जो फूड में होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है किसी भी रोग के, वो प्लेंटी होते हैं, तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, उसका एक स्वस्थ विकास रहता है और उसको निमोनिया के चांसेस भी कम रहते हैं। और उसी तरह और जब भी डिमांड फीड ये है कि वो मदर के साथ उसका रूमिंग इन भी हो रहा है, साथ में वो एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन रही है, उसको इनसिक्योरिटी जो छोटे बच्चे में है वो फर्स्ट रिप्लेस हो जाती है। सबसे सुरक्षित वो कहाँ फील करता है? अपनी मदर की गोद में, है ना। और उसको जब भी डिमांड हो तो वो डिमांड फीड उसको मिल रहा है। तो इसके लॉन्ग टर्म उसका ब्रेन डेवलपमेंट में भी और पूरे होल ओवर स्वास्थ्य के साथ साथ उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है जो पहले 2-3 सालों में होता है, उसमें भी ब्रेस्ट फीड का बहुत ज़्यादा रोल है। ये तो बच्चे के, उसी तरह मदर को भी, मदर को अगर है तो मदर को भी उसके साथ बॉन्डिंग जब रहेगी, पिलाएगी, तो वो भी अपने इसके साथ एक पॉजिटिव माहौल के साथ रहेगी। उसके जैसे मैंने बोला कि पीपीएच जो है, जो बहने की खून बहने की समस्या तो रहती है जब बच्चेदानी नहीं सिकुड़ती है ना, तो जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन निकलता है ब्रेस्ट फीड के टाइम वो उसको हेल्प करता है सिकुड़ने, तो उसके खून बहने की समस्या, तो एनीमिया से और उसकी मौत से, क्योंकि ज़्यादा बहता है तो मौत तक हो जाती है। उसकी रिकवरी में भी जो पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद का पीरियड हम पोस्टपार्टम कहते हैं, उसकी रिकवरी में भी वो हेल्प करती है। और साथ के साथ एक कॉन्ट्रासेप्शन का भी उसमें रोल है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। बच्चे के लिए एक स्वस्थ विकास, तभी हमारा जो था कि हम एक स्वस्थ नेशन के लिए स्वस्थ बच्चे का होना ज़रूरी है, और स्वस्थ बच्चा है तो परिवार और नेशन दोनों के लिए फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म बच्चे को जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक, ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो होने के कम चांसेस रहते हैं। उसी तरह मदर में भी है कि उसको बाद में शुगर के होने के चांसेस, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, कार्डियक डिजीज़ेज़ के, इवन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ओवरी का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, इन चीज़ों से। और किसी को लगता है कि मेरा जो वेट बढ़ गया है, ब्रेस्ट फीड करेगी तो ये आपके फैट को मोबिलाइज करता है ब्रेस्ट मिल्क के, क्योंकि वो भी एनर्जी का, तो ये आपके बॉडी कंपोजिशन को पतला होने में भी हेल्प कर सकता है। जी जी जी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे और माँ दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिशियल जी जी, चाहे क्योंकि कई बार कहा जाता है कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो एक नोशन समाज में देखने को मिलता है कि शायद उन्होंने स्तनपान अच्छे से नहीं करवाया होगा। तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सोलली की जो है इसके कारण नहीं है। हाँ, वो रिस्क महिलाएं हैं। ब्रेस्ट कैंसर के तो आपके जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं जी, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, ब्रेस्ट को कभी आराम नहीं देना और टाइट ब्रेजेस पहनने और आपके कॉस्मेटिक चीज़ें और जेनेटिक्स, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्पफुल है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कराओगे तो वो एक
रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, पर ये मतलब वही एक सोल रीज़न होगा तो ऐसा नहीं है। जी जी जी, बहुत सारे अदर रीजंस भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारी फूड हैबिट्स आज हम देखते हैं कि और मोबिलिटी जो हमारी बहुत कम हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, तो ये सब चीज़ें भी शायद इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। तो हम कह नहीं सकते कि केवल अगर स्तनपान नहीं करवाया तो यही एक रीज़न हो सकता है किसी भी कैंसर का। हाँ, वो उसकी तरफ आपको ले जाने में मतलब ले जा सकता है। जी, तो हम इसको बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए प्रोटेक्टिव है। मैम, आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाएं कामकाजी हैं और फैमिली के साथ साथ अपना वर्क प्लेस में भी अब पूरा योगदान देती हैं, तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को केयर प्रोवाइड करना या ब्रेस्ट फीड करना, तो उनके पास एक सॉल्यूशन रहता है कि वो मिल्क को एक्सप्रेस कर लें। तो क्या किस तरह से उसको यूज़ किया जाना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब महिला इस तरफ जाती है? तो हाँ, ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो अगर वो इतनी मोटिवेटेड है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए ये हमें इसको थीम को और सेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ी थी। अगर वो वर्किंग है तो वो कर सकती है कि एक साफ कंटेनर हो, उसमें वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकती है। अगर कहीं बहुत गर्म इलाका नहीं है, जैसे कि हमारे पहाड़ों के जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से कम रहता है, तो उसमें वो 4 से 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर में उसको रख सकते हैं। जी। अगर उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा ड्यूरेशन है और ब्रेस्ट मिल्क अच्छा भी आ रहा है, तो वो फ्रिज आजकल सबके पास होते हैं, उसमें रख सकते हैं। लेस देन 4 डिग्री वो 12 घंटे तक भी रख सकती है, 12 क्या 3-4 दिन तक भी उसमें रह सकता है जी। और अगर उसको फ्रीज़र में रखा है तो इवन 2 वीक्स तक भी रख सकते हैं। अगर इसी तरह से कुछ डोनेशंस के लिए मिल्क बैंक्स भी बने हैं, ब्रेस्ट मिल्क अगर वो कर सकता है आफ्टर, पर उसके लिए हमें सब स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। इन्फेक्शन के लिए आजकल वायरल जो डिजीज़ हैं, HIV, HPV, सब के लिए स्क्रीन करने के बाद अगर तो उसमें हम जो है -18 to 20 डिग्री सेल्सियस में इवन 6 महीने तक भी से 1 साल तक भी रख सकते हैं, जो किसी और महिला के काम पे आ सकता है। वर्किंग वीमेन के लिए वैसे तो उसको जहाँ वो वर्क करती है वहाँ पे भी कोई एरिया होना चाहिए जहाँ वो बच्चे को ला सकें और ब्रेस्ट फीड कर सकें, जिसमें उसका परिवार और कम्युनिटी और वर्क प्लेस उसके लिए हेल्प करें। तो एक अच्छा सा माहौल भी बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो वर्क प्लेस की हम बात करें या इवन अगर हम पब्लिक में भी जा रहे हैं, तो एक शर्म सी महिला को महसूस होती है जब वो स्तनपान करवाने लगती है, तो उस शर्म को दरकिनार करने की आवश्यकता है और इसके लिए उनकी परिवार उनका सहायक बन सकते हैं। कंबाइंड कहते हैं ना कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये एक महिला की नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें परिवार को भी एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ, कम्युनिटी को भी और हेल्थ सोसाइटी को, जो हेल्थ सेक्टर है उसका भी एक अहम रोल है। जी 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 जी, तो एक सभी को साथ में आने की आवश्यकता है अगर हमें अपने समाज को, अपने भारत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही हमारे भारत का कल के भविष्य है। बिल्कुल। तो मैम, हम बात करेंगे अब जो दूध की प्रोडक्शन है महिलाओं में कई बार कम देखी जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, और जिस तरह का हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी के द्वारा भी कई सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन दिया जाता है, क्या वो भी सफिशेंट होता है या फिर डाइट किस तरह की होनी चाहिए? डाइट अब वो दूध निकाल रही है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो एक मदर पूरे दिन में 1/2 से 1 लीटर तक 500 से 8 ml बोलते हैं कि दूध का प्रोडक्शन कर सकती है, जो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। पर इतना प्रोडक्शन करने के लिए उसकी अपनी कैलोरीज भी यूज़ हो रही है, तो उसको हमें बाहर से ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल वीमेन के कंपेयर में। हमें उसकी डाइट में लिक्विड्स ज़्यादा करने, क्योंकि उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है। मेजर कंपोनेंट हर एक का वाटर है। हाई न्यूट्रिशियस डाइट भी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमने ज़्यादा मात्रा में रखने हैं, और लिक्विड चीज़ें चाहे वो दाल का पानी है जी। दालों में भी हमारे जो ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं वो भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है, हम उनको नेगेट नहीं कर सकते। जैसे कोई अजवाइन का पानी देता है, कोई ज़ीरे का पानी देता है, मलका दाल है, मूंग दाल है, इनको हम बोलते हैं कि ये भी एक गैलेक्टोगॉग्स है, मतलब प्रोलैक्टिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और
वैसे स्टडी प्रूवन नहीं है, पर ये हेल्प करते हैं और मदर को थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन, अगर उसकी जनरल ये हमारा जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। साथ के साथ कुछ मेडिसिनल उपाय भी हैं, उसमें आप दे सकते हैं कुछ मेडिसिन, जैसे पेरिनोम टैबलेट होती हैं, डोमपेरिडोन टैबलेट्स होती हैं, और कुछ दूसरे जो गैलेक्टोगॉग्स जिनको हम बोलते हैं, कुछ उस तरह से भी डिज़ाइन किए हैं। अगर हम उनको देते हैं तो उस तरह से भी दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जी। बाकी दूध की मात्रा को जितने टाइम वो ब्रेस्ट फीड करेगी वो अपने आप बनेगा, अगर नहीं करेगी तो इन जो सप्लीमेंट्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो दूध की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी अगर महिला अपने खान पान का ध्यान रखती है, वेजिटेबल अच्छे से खाती है, दालों का सेवन अच्छे से करती है, तो ज़रूर प्रोडक्शन अच्छा रहता है। मैम बहुत बार बार उसको बच्चे को दूध ब्रेस्ट पे लगाने की ज़रूरत है। जब भी वो डिमांड करता है तो बॉडी में अपने आप सिग्नल आते हैं, वो अपने आप पीछे से ब्रेन सिग्नल भेजेगा, जैसे ही बच्चा उसके ब्रेस्ट पे लगेगा तो दूध की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होती है। इससे बड़ा अच्छा उपाय और कुछ नहीं है दूध बढ़ाने का। जी। एक प्रश्न लोगों के जहन में बहुत रहता है कि अगर कोई महिला बीमार हो जाती है या फिर उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या फीवर आदि हो जाता है, तो क्या महिला उस दौरान भी बच्चे को अपना दूध पिला सकती है या फिर किसी और सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए उस दौरान? वो अपनी बीमार, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो दूध पिला सकती है, क्योंकि अगर उसको हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा ये सबसे पहले पता होता है कि वो ब्रेस्ट फीड करिए, जो भी उसको मेडिसिन दी जाती है वो हमेशा सेफ होती है। अनटिल अनलेस अगर वो किसी कैंसर से पीड़ित है और हम कुछ ऐसी ड्रग्स दे रहे हैं जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, तो उस दौरान हम अवॉइड करते हैं। या उसके ब्रेस्ट में कुछ इतना इन्फेक्शंस हो गया है, एब्सेस बन गई है और वो नहीं पिला सकती है, तब जाकर हम उस चीज़ को नहीं पिलाते हैं। अदरवाइज ये हर इसमें जब तक मदर कंफर्टेबल है वो उसको दूध पिला सकती है, चाहे वो किसी भी तरह का मेडिकेशन पे है या फिर कोई ऐसा कोई मेडिकेशन, वही मैंने कहा ना, मेडिकेशंस हमेशा उसको देख के ब्रेस्ट फीडिंग, जब हम किसी भी महिला को ट्रीट करते हैं तो हम उससे इंक्वायर करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, क्या वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर है तो ब्रेस्ट फीड सेफ मेडिसिन होती हैं तो हम पहले उसी पे, अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा है और हमें कुछ ऐसी उसकी हेल्थ के लिए मेडिसिन डालनी पड़ रही है जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम उसको स्टॉप करने के लिए बोल सकते हैं और उस दौरान वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड कर सकती है और जब वो मेडिसिन स्टॉप हो जाए तो वो फिर से अपना ब्रेस्ट फीड शुरू करवा सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टरी सलाह पर ही किसी भी दवाई का सेवन हाँ करें। जी। जी, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अगर कोई फीवर हो गया है या फिर किसी तरह का सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो अपना डॉक्टर हम खुद बन जाते हैं और दवाई लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर है तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह पर ही हमें किसी भी तरह की दवाई का सेवन करना चाहिए। मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी स्तनपान से संबंधित हमें दी, आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।